आज समझेंगे राहु और केतु के बारे में सब कुछ, खासकर राहु के बारे में। और ये समझने के लिए राहु और केतु की विशेषताओं को समझना अति आवश्यक है। क्या है ये विशेषताएं? आइए इसे समझते हैं। राहु का मुख्य कारकत्व सांसारिक सुख की प्रबल इच्छा शक्ति है, मतलब राहु यानी बंधन। और वहीं केतु का कारकत्व इससे संपूर्ण विपरीत सभी सांसारिक सुखों का त्याग है, जो मोक्षदाता है। अब इनके ये कारकत्व क्यों है, कैसे इस प्रकार की समझ आई? देखिए, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है वो आप सबके सामने साझा कर रहा हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। वादा करता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इनके कारकत्व को समझने के लिए राहु केतु की उत्पत्ति को समझेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कैसे? चंद्रमा और पृथ्वी की परिभ्रमण कक्षा जो है, उनके छेदन बिंदु को राहु और केतु कहते हैं। अर्थात राहु केतु की उत्पत्ति चंद्रमा और पृथ्वी से है। चंद्रमा जो मन विचार के मुख्य कारक है, और चंद्रमा हमारी इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। इंद्रियां जो हमारे शरीर को भी चलाते हैं। इंद्रियों के इसी भोग के कारण मनुष्य जीवन और मरण के चक्र में उलझा रहता है, और इसी भोग के और इसी कर्म के बंधनवश हमें इसी मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसी चंद्रमा और पृथ्वी का योग है राहु और केतु। इंद्रियों का भोग मतलब सांसारिक सुख जो बंधन में डालता है, और इंद्रियों के भोग यानी इंद्रियों के सुख का त्याग अर्थात सांसारिक सुख का त्याग जो केतु है। एक राहु और एक केतु है जो मोक्ष देता है। इतनी समझ के बाद अगर मजा आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, तो मुझे आगे और भी उत्कृष्ट वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। ये हुई बात राहु और केतु के कारकत्व कैसे निर्धारित हुए उसकी। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राहु केतु को कुंडली में देखने की क्या विशेष बातें हैं। नंबर 1, राहु जिस ग्रह से संबंध बनाता होगा उस ग्रह जैसा, या जिस राशि में होगा उस राशि के स्वभाव, कारकत्व या मुख्यता उस राशि के स्वामी जैसा फल देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु केतु कोई भौतिक स्वरूप तो है नहीं, ये मात्र ऊर्जा के बिंदु ही है। तो उस ऊर्जा के बिंदु पर जो भी प्रभाव होगा वैसा फल राहु मतलब भोग, केतु मतलब मोक्ष देंगे। वैसा राहु और केतु जिस भाव से संबंध बनाते होंगे उस भाव के कारकत्व को प्रभावित करते हैं। आइए इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं सरल तरीके से। राहु अगर मेष राशि में होगा तो मेष राशि का मुख्य स्वभाव अग्नि तत्व और अमित्व जो इसका मंगल है, मतलब चर स्वभाव, राशि स्वामी मंगल और तत्व जो अग्नि तत्व है वैसा राहु बनेगा। और वैसा राहु अगर सप्तम भाव से जुड़ गया तो भोग में विस्फोट करवाएगा, प्रचंड मात्रा में भोग, या शायद मंगल से भी खतरनाक भोग की शक्ति वो राहु जो मेष राशि में बैठ गया है वो दे सकता है। पर वही राहु अगर कन्या राशि में होगा तो कन्या राशि के तत्व, स्वभाव, चिन्ह और बाकी जो भी कारकत्व है उनको स्वीकार कर वैसा ही फल करेगा।
उदाहरण के तौर पे कन्या राशि का अगर चिन्ह देखे, कन्या राशि मतलब शरीर की भूख और पेट की भूख, तो वैसा राहु कन्या राशि में अगर बैठा है तो वो अपनी प्रचंड बुद्धि शक्ति से शरीर की भूख और पेट की भूख हासिल करने में लगा रहेगा। राहु केतु की और विशेषता है कि वो जिस भाव या ग्रह से जुड़ेंगे उस भाव या उस ग्रह का फल विशेष महसूस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा प्रचंड है, विस्फोटक है, अमर्यादित है। अब क्योंकि राहु केतु जो चंद्र और पृथ्वी के छेदन बिंदु से, जैसे हमने देखा कि वो निष्पन्न होते हैं, तो उस प्रचंड ऊर्जा के चलते सभी ग्रहों में राहु और केतु को अत्यधिक शक्तिशाली माना गया है। सभी ग्रहों में राहु और केतु को बलवान माना गया है। तो वो अगर शुभ है तो उस भाव का शुभ फल, और वो अगर अशुभ है तो उस भाव का भयंकर अशुभत्व बढ़ाकर पीड़ा और मुश्किलों को बढ़ा देता है। इसीलिए कहते हैं कि राहु अगर शुभ है तो रंक को राजा, और अगर अशुभ है तो राजा को भी रंक बना देता है, जिसे हम आसमानी सुल्तानी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अब तो आपको सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए। राहु की विशेष समझ के बाद आइए अब समझते हैं कि कुंडली में राहु के कुछ फल के उदाहरण। राहु अगर जन्म कुंडली के चंद्रमा से संबंध बनाता हो तो मन यानी विचारों को विस्फोटक, अमर्यादित और अनियंत्रित कर देता है। विचार मानो के थमते ही नहीं, मन शांत ही नहीं रहता, जिसे एंग्जाइटी, चिंता या ओवर थिंकिंग वगैरह से जाना जाता है। वहीं राहु अगर लग्न, चतुर्थ भाव या बुध से भी जुड़ेगा तो ऐसी ही स्थिति का निर्माण करता है। चंद्रमा राहु निर्बल है और रोग स्थान यानी कि छठे घर से जुड़ जाएंगे तो मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। इनका संबंध अष्टम भाव से अगर हो तो ये जीवन पर्यंत रहती स्थिति माना जाता है। और गोचर राहु भी अगर जब जन्म के चंद्र चतुर्थ भाव या बुध से जुड़ेंगे, राइट, या लग्न से भी जुड़ेंगे तो भी ऐसी ही स्थिति बनाते हैं। पर इस स्थिति में दशा या गोचर चेंज होने पर परिस्थिति समाप्त हो जाती है। आप भी अगर मेरी इन बातों से सहमत हो तो कृपया कमेंट करके नीचे बताइए। राहु का संबंध अगर मंगल से हुआ तो साहस, पराक्रम, शक्ति को विस्फोटक बना देता है। तो वैसे मंगल से जुड़ा हुआ राहु आर्मी, पुलिस या कभी जो मेडिकल में कैंसर स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट तक बनाता है। वहीं राहु अगर अशुभ है तो वो मंगल राहु का जोड़ आतंकवादी, बाहुबली जो आम जनता को प्रताड़ित करता है और गुंडा तत्व भी बना देता है। एक और विशेष समझ आज राहु की मैं देने वाला हूं। राहु सांसारिक सुख की प्रचंड और प्रबल इच्छा शक्ति वाला ग्रह है। इसीलिए राहु कई बार अपने स्वार्थ या इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए तत्पर हो जाता है। और इसीलिए राहु को लोभ, लालच, छेतरपिंडी, धोखाधड़ी, करप्शन वगैरह का भी कारक माना जाता है। पर राहु के समुचित आकलन के बाद ही ये समझ हमें आएगी कि सही मायने में राहु क्या फल देने वाला है। अब देखिए, राहु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि वो ऊर्जा का बिंदु मात्र है। इसलिए राहु को छाया ग्रह भी कहते हैं। मतलब दुनिया में जो कुछ भी फिजिकली, भौतिक रूप में अवेलेबल नहीं है, प्रस्तुत नहीं है, वैसी सब चीजों का कारक राहु बनेगा। क्या? सिनेमा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो हम पर्दे पे देखते हैं वो रियलिटी में कुछ होता नहीं है। टीवी, कंप्यूटर, पूरा सोशल मीडिया और मानो कि आईटी सेक्टर पूरा ही राहु और केतु से देखा जाता है। विशेषतर जादूगर,
जासूसी और भूत प्रेत के कारकत्व भी राहु में ही है। राहु की विस्फोटक और अमर्यादित ऊर्जा के कारण जिस किसी भी भाव से या ग्रह से जुड़ेगा उसमें अनेक यानी कि मल्टीपल, एक से ज्यादा स्थिति का निर्माण हो जाता है और एक से ज्यादा अनियंत्रित और अदद बहुत ज्यादा ऑप्शन अगर क्रिएट हो जाए तो वो भ्रांति में डाल देता है। इसीलिए राहु को कंफ्यूजन, गड़बड़ी और गुजराती में जैसे हम कहते हैं गुचवाड़ानो कारक, गुच्चम, कंफ्यूजन का मुख्य कारक माना जाता है। इसी कारणवश जब कभी रोग के निदान की स्थिति होती है तब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी अपने निदान में कई बार निसहाय या असफल हो जाता है। रिपोर्ट भी गलत सलत आ जाती है, रिपोर्ट किसी की हमारे पास आ जाना, ये सभी इसी राहु के चलते होता है। ऐसी स्थिति में एक ज्योतिषाचार्य को मल्टीपल डॉक्टर यानी एक, दो या उससे ज्यादा डॉक्टर से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए और 2 से ज्यादा लेबोरेटरीज में जब रिपोर्ट करवाएंगे तभी सच्ची स्थिति सामने आएगी। आखिर में समझते हैं कि अगर राहु का सही लाभ उठाना है और अगर राहु अशुभ है तो इनके अशुभत्व से कैसे बच सकते हैं। अब चंद्रमा जो राहु से जुड़े हुए हमने आगे देखा उनकी उत्पत्ति में, और चंद्रमा मतलब शिव जी, तो राहु के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव जी की प्रबल उपासना या किसी भी प्रकार के अशुभत्व का प्रायश्चित करने के लिए शिव जी का प्रचंड आराधना करना चाहिए, जिससे राहु के शुभ फल हमें प्राप्त हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आज का मेरा ये प्रयास आप सभी को ज्ञानवर्धक रहा होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। थैंक यू।